तो चल रहा था बात करो एल्कली मेटल एंड एक लोग जाओ बेटा वो स्याही मांग के ले आओ बेटा स्याही हो तो चलिए हम बात कर रहे थे एल्कली मेटल कौन सी है और साइनाइड मेटल कौन सी है और इनकी धातु अमोनिया में विलयता का अध्ययन कर चुके थे कि ये सब अमोनिया में विलय हो जाती हैं और विलय होकर क्या बनाती है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाती है। अब देखिएगा धातु कार्बोनेटों का अस्थायित्व धातु कार्बोनेटों का अस्थायित्व स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स ये सब कंडीशन में पूछे जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट लिखिए नोट बनेगा। इस परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के कार्बोनेटों का तापीय अस्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तापीय अस्थायित्व बढ़ता जाता है। केवल लिथियम कार्बोनेट साधारण ताप अपघटित हो जाता है। किंतु अन्य कार्बोनेट ताप अपघटित नहीं होते। ताप अपघटित नहीं की बात को समझ लीजिए। जैसे आप ये किसका सूत्र है लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट ना सब धातुओं के कार्बोनेट है। कह रहा है टेम्परेचर से अगर इन्हें तोड़े है ना तो कौन आसानी से टूटेगा और कौन देर में टूटेगा। तापीय अस्थायित्व का मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये आसानी से ये टूटने वाले नहीं हैं। क्यों? अब देखिए आप यहाँ लिथियम छोटा है ना सोडियम उससे बड़ा हुआ ना ये उससे बड़ा है उससे बड़ा है उससे बड़ा है तो इसका मतलब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इनके बीच बॉन्डिंग फोर्स भी बढ़ेगा है ना। जब बॉन्डिंग फोर्स बढ़ेगा तो इसको डिकम्पोज करने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा है ना। अब सोचिए इसका सोडियम कार्बोनेट लगभग 817 डिग्री पर डिकम्पोज होता है और हम कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए आप देखिए कैसा आता है विच मेटल कार्बोनेट आर easily
थर्मल डिकम्पोज। और समझिए कौन सा धातु का कार्बोनेट इजिली माने आसानी से, डिकम्पोज माने टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सीजियम कार्बोनेट। बताइए आंसर क्या होगा? ए वाला ना। देखिए तापीय अस्थायित्व क्रम में क्रम लिखवा दिया, तुरंत ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि ये जो सबसे छोटा वाला है ये तुरंत आप टेम्परेचर देंगे टूट जाएगा, है ना। अच्छा टूट के बनाएगा क्या ये भी देखिए, Li2CO3 जब टूटेगा Li2 वो सीजियम लिथियम ऑक्साइड बनेगा और यहाँ से निकल जाएगी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हर मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होगा लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है ना। अगर कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु का कार्बोनेट है जो आसानी से ताप अपघटित नहीं होगा, तब क्या आंसर होगा? है ना। साधारण ताप पर टूटेगी। साधारण तापमान का समझते हैं 25 डिग्री या ज़्यादा 100 डिग्री तक भी आप बढ़ा दीजिए, है ना। ये साधारण ताप पे टूट जाएगा, लेकिन बताइए इसके लिए हमने कितना कहा? 817 डिग्री। अब सोचिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसको लगेगा, उससे ज़्यादा इसको, सबसे ज़्यादा किसको? इसको लगेगा टूटने में, है ना। तो कौन सा आसानी से ताप अपघटित हो जाएगा? लिथियम कार्बोनेट। कौन सबसे देर में ताप अपघटित होगा? लिथियम कार्बोनेट ना। भाई अस्थाई चीज देर में टूटेगी ना, क्यों? हाँ भाई साहब, हाँ हाँ इलेक्ट्रिकल। अच्छा अभी हम यहाँ पे अभी हम नीट में क्लास लेने आए हैं, यहाँ से फुर्सत हो जाए तो तुरंत पूछ के आपको बताएं, ठीक ठीक ओके। तो समझ रहे हो बेटा, ये देखिए लिथियम, अब आंसर समझ गया ना। और जैसे और क्वेश्चन कैसे बना सकता है? अरेंज दीज मेटल कार्बोनेट इनटू decreasing order of thermal stability। और पहला दिया MgCO3, दूसरा CaCO3, तीसरा दिया SrCO3, BaCO3। ये देखिए अब एक कौन सा परिवार चल रहे हैं? क्षारीय मृदा धातु में। कौन सी धातु है ना? सबसे ऊपर बेरिलियम है ना, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, सबसे नीचे बेरियम। ये ना क्षारीय मृदा धातु में दो परिवार। तो यही रूप इसमें भी लगेगा, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होगा। क्यों? साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे तब जाके वो डिकम्पोज होगा, है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए। अरेंज दीज, आपके इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आता है, चाहे नीट का हो चाहे IIT का हो ना, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ लीजिए किस ऑर्डर में करना है? डिक्रीजिंग, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब 5 4 3 2 1 ये ऑर्डर में ना। क्यों? ये चल रहा है डिक्रीजिंग माने घट कर रहा है ना। अच्छा बताइए चिन्ह कौन सा? पहले चिन्ह अच्छे से ध्यान कर लिया करिए, नहीं तो कहीं भी लड़का जानता हुआ चिन्ह उलट पोड़ देता है, समझ रहे ना। लगाना चाहिए ऐसे तो लगा देता है ऐसे, है ना। ये देखिए ऐसे लगेगा ना, 5 4 से ज़्यादा है, 4 3 से ज़्यादा है। बताइए स्वयं बताइए, एक चीज़ लगेगा ना डिक्रीजिंग लगेगा ना। अच्छा अब इसमें आज तलाशना है सबसे ज़्यादा तापीय अस्थायित्व किसका होगा? कौन सबसे देर में टूटेगा? जो सबसे नीचे होगा। कौन सबसे नीचे है? सबसे ज़्यादा अस्थायी है ना। तो बताइए इसको हम पहले लिखेंगे ना, बताइए क्या लिखेंगे? बेरियम कार्बोनेट ना। फिर उसके बाद किसका नंबर है? इसका स्ट्रांसियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर होगा मैग्नीशियम। पूरा क्रम उलट दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। क्यों? तापीय अस्थायित्व का घटता हुआ क्रम। तो आप घटता बढ़ता क्रम कैसे? ऊपर से नीचे जाने पर, चाहे वो क्षार धातुओं का परिवार हो, चाहे क्षारीय मृदा धातुओं का परिवार हो,
इनके कार्बोनेट ज़्यादा अस्थायी होते जाते हैं। और कोई अस्थायी चीज़ को तोड़ने में, अच्छा सोचिए, एक बिल्डिंग आरसीसी की बनी हो, है ना, और एक बिल्डिंग में 10 ईंट का मसाला लगा हो, है ना, तो बताइए कौन जल्दी से तोड़ देंगे आप? जो कमज़ोर बनी होगी, सीधी सी बात है ना। ऐसे यहाँ भी है, जो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होंगे उसके तभी अस्थायी है ना। जो ज़्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने में हमको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात ना। और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जो सबसे नीचे होगा। तो बाकी मेटल तो आपको पता ही है ना, क्षार धातु में कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्षार धातु है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्षारीय मृदा धातु है कि नहीं। तो जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वही रूल तो इसमें फॉलो होगा, है कि नहीं। अच्छा बताइए, इनकी विलेयता भी घटती जाती है। अगर देखिए, विलेयता माने जल में घुलने की क्षमता। विलेयता माने जल में घुलने की क्षमता। अच्छा, छोटा होगा तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बांड कमज़ोर होंगे। जब बांड कमज़ोर होंगे तो जल आसानी से उसके बांड को तोड़ देगा। जब बांड तोड़ देगा तो आसानी से घुल जाएगा, है कि नहीं। जब तक टूटेगा नहीं तो घुलेगा कैसे, है ना। जैसे भाई नमक, आप कहते हैं नमक पानी में घुलता है, तो क्यों घुलता है? ये नमक पानी में डालते ही मान यानी प्लस और Cl में टूट जाता है ना। जब तक टूटे आयनों में वियोजित हो जाता है, इसीलिए घुल जाता है। तो अब देखिए आप, जैसे अगर हम कहते हैं, बताइए लिथियम सल्फेट है ना, और सोडियम सल्फेट है, और इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट है। तो बताइए नीचे जाने पर इनकी विलेयता घटेगी कि नहीं घटेगी? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं पानी में, क्यों? तो विलेयता भी ऊपर से नीचे घट जाएगी। ऐसे आप सोचिए, जब दैनिक जीवन देखिए, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप दूधिया कहते हैं, चाक कहते हैं, क्या चाक पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। चाक को पानी में घोल के देखिए, घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, है ना, आसानी से पानी में नहीं घुलता। तो सोचिए इसके नीचे वाला कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, घुलेगा? ये और बिल्कुल नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, है ना। तो अगर इसमें आ जाए, सबसे कम घुलनशील कौन है, सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन है? यानी सबसे ज़्यादा घुलनशील ऊपर वाला होगा, सबसे कम घुलनशील नीचे वाला होगा, है ना। अच्छा, आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का नाम सुना होगा। आए दिन घरों में पीओपी कराया जाता है ना। पीओपी का नाम है, इसी परिवार का वो एक यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2। अच्छा बताओ आप, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुलता है? नहीं घुलता। छपाई पाई करते समय देखिए, उसको पानी में घोल के देखिए, नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, है ना। अच्छा बताइए, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के भी तो काम आता है ना। एक बार ऐसे लगा, सफ़ेद रंग का मटेरियल दर्द पे लपेट दिया, उसके बाद एक बार पानी में डुबा, हड्डियों को चारों तरफ लपेट दिया, और थोड़ी देर में देखिए कैसा एकदम जम करके कड़ा हो जाता है, हार्ड, है ना, एकदम हार्ड हो जाता है। उसमें छिपी क्रिया होती है, उष्मा को बाहर निकालेगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से लपेट करके कसने लगता है, जिससे हड्डियाँ अपने स्थान से हिल नहीं पाती, है ना। मूर्तियाँ, सांचे बनाते हैं। इस समय देखिए देवी माँ की प्रतिमा बन रही है खूब, है ना, देवी जागरण हो रहा है। ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, ऊपर देखा होगा जब ये बन रही होती हैं तो सफ़ेद सफ़ेद मटेरियल चढ़ाते हैं, देखा होगा ना, उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा वो सब लपेटते हैं बाद में ना। वो जो सफ़ेद मटेरियल है, ताकि पानी वानी के छींटा पड़ भी जाए तो आसानी से गले ना। अगर प्योर मिट्टी कैसे बना दें तो जरा सा ठोकर लगा टूट जाएगी मूर्ति, है ना, अब पानी पड़ा गल जाएगी। लेकिन वो पीओपी होता है, ऊपर लेपन करते हैं ना, सांचा, मूर्तियाँ, खिलौने, है ना, ये सब बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना। जिसका सूत्र क्या, अब देखिए ये भी क्या है, एक तरीके कैल्शियम सल्फेट, क्या है, डॉट हेमीहाइड्रेट, आधा जल जुड़ा हुआ है उसमें, है ना। तो आप समझिए, जब ऐसे मटेरियल अविलेय है पानी में, इसके नीचे सोचिए, इसके कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम सल्फेट है, इसके नीचे बेरियम सल्फेट है, एकदम पानी में नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये और बड़े वाले सल्फेट हैं ना। अच्छा, जब साइज बड़ा होगा तो अच्छे घुल के कहाँ जाते हैं, पानी के अणुओं के बीच जो अंतराकाशीय अवकाश होता है उसी में समा जाते होंगे, तभी हमको दिखाई नहीं देते, घुल जाते हैं ये ना। तो जब इनका आकार अगर बड़ा होगा, ये समाएंगे ही नहीं पानी में, है ना।
और इसीलिए वो अवक्षेप के रूप में नीचे क्या हो जाते हैं, आप इन्हें घोलिए तो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कंडीशन में, समझ गए। घटता बढ़ता क्रम में कौन सा क्रम सही है ना, इनमें से कौन सा कार्बन सबसे ज़्यादा अस्थाई है ना, सबसे कम अस्थाई है ना। ये देखिए इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया, ये उतारिए अगर कॉपी में कहीं जाए कंपटीशन में टेस्ट में आपको जरूर मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए, ये भी उतारिए। इतनी अंग्रेजी समझ में आ रही है ना। अरेंज माने व्यवस्थित कीजिए, क्यों, चीज माने नीचे दिए हुए मेटल कार्बोनेटों को, है ना, वही धातु के कार्बोनेट, इस धातु मैग्नीशियम धातु है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। कितने लोग आज पहला दिन क्लास ले रहे हैं? अच्छा, रेगुलर रही यार, कुछ बच्चे नए निकालते तो चले जाते हैं। समझ नहीं आता, अब कैसे समझाया जा सकता है केमिस्ट्री को, अगर मुझसे ना समझ पाए किसी से ना समझ पाएंगे। फिर या फिर हाई स्कूल लेवल पढ़ाएंगे तब थोड़ा बहुत बचेगा, अणु परमाणु केवल पढ़ाएं उनको। अब आप IIT नीट देने जा रहे हो, है ना, लेवल आपका थोड़ा सा 11-12 से हाई रहेगा तभी मजा आएगा। तब फिजिक्स कैसे समझ लेते हो, फिजिक्स तो और नहीं समझ में आएगी हैं। फिजिक्स में तो डेरिवेशन होते हैं, गाउस थ्योरम इंटर फाइनल में हो, 11 में हो, अभी कम समझ आएगा बेटा, क्योंकि ना धीरे धीरे बने रहिए, धीरे धीरे समझ आएगा। क्योंकि अब इतनी मोटी किताब से इतनी मोटी किताब पे आप अचानक आ गए हैं आप लोग। और हाई स्कूल में जानते हैं ना केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं जगाता है ना, केवल वही क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ ले बेटा हमारा, मैथ पर अच्छी हो जाए, है ना, मैथ और अंग्रेजी की ट्यूशन ज़्यादा लगवाते हैं। साइंस पे कौन ध्यान देता है, साइंस की शुरुआत केमिस्ट्री की यही 11 से होती है, और 11 में थोड़ा सा अगर बढ़ा दीजिए उनका लेवल तो बच्चों को बाउंस करने लगता है, क्योंकि एकदम नया इंट्रोडक्शन होता है। आप इंटर कर चुके हो क्या कर रहे हो? ITI कहाँ से? अच्छा, और इसके साथ भी कोई डिग्री BSc से नहीं कर रहे हो? कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रिशियन, ठीक, ट्रेड अच्छा है। कोशिश करिए कि साथ साथ ग्रेजुएशन भी ना करेंगे, ग्रेजुएशन प्राइवेट क्या इस समय राजेश टंडन से जो होता है ना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अच्छा बना करके करना, नहीं तो मान लीजिए कभी टीचर बनने की बात आएगी, कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा फिर बेकार हो जाएगी डिग्री, है ना। 2 विकल्प हमेशा रखना चाहिए, है ना, 2 विकल्प, अगर यहाँ नहीं जा सके तो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि जॉब की बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है ना, जो आदमी बनना चाहता है उधर से डाइवर्ट हो जाता है। यदि आपने बहुत प्रॉपर मेहनत नहीं किया नीट IIT के लिए तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ना। और आपको बता दूँ ये सब चीज़ें वहीं आती है, आपको पूछ जाएंगी। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराता हूँ टॉपिक पे, ये सब वहाँ पूछा जाएगा कंपटीशन में। आपकी 11 में पूछा जाएगा प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा को कैसे बनाते हैं, है ना, कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा की क्रिया इससे होती है, अभी वो भी बड़ा होगा, है ना। अब 4 धातुओं के जो यौगिक हैं, पहला यौगिक आप पढ़ने जा रहे हैं, अब बहुत ही यूजफुल यौगिक, 4 धातुओं के यौगिक, पहला है कास्टिक सोडा, सबने इसका नाम सुना है, कास्टिक सोडा NaOH। आपके पूरी जनपद में 11-12 में कोई कंपटीशन लेवल पढ़ाया नहीं जाता, कहीं कोई डिग्री नहीं। इसलिए जब बच्चे BSc करके आते हैं ना, उनको इंटर के बराबर ज्ञान नहीं होता। जब हमारे डाइट में जब बच्चे आते हैं ना BTC करना है, तो मैं पूछता हूँ BSc पास आउट बच्चे से, तो इंटर के बराबर, इलाहाबाद के इंटर के बराबर बच्चा नहीं बता पाता, क्योंकि उनको ऐसे ही रिएक्शन हटवा दिया जाता है, ऐसे कोई बेस ऑब्जेक्टिव इस पर भी ज़्यादा फोकस ही नहीं किया जाता।
अब आप पढ़ने जा रहे हैं कास्टिक सोडा, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक है। आपको पता है कि कास्टिक सोडा की सहायता से मेन साबुन इंडस्ट्री पूरी डिपेंड है। साबुन का मेन अवयव क्या है, कहते हैं ना कास्टिक। कास्टिक का मतलब जो कपड़ों से मैल काटने का काम करता है ना। तो कास्टिक सोडा कैसे बनाते हैं, कास्टिक सोडा कौन से रिएक्शन देता है, यहाँ उसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो कास्टिक सोडा है इसका नाम कास्टिक क्यों पड़ा है कि जब ये बनता है और जब ये पानी में घोला जाता है, इसका अगर सलूशन लीजिए साबुन के समान चिकना लगता है ना। और जब इसमें आप कपड़ा या किसी चीज़ को भिगो देते हैं तो ये कपड़ों से मैल काटने का काम करता है ना। और ये क्षारीय पदार्थ है। कास्टिक सोडा क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है, हाँ। और ये टूट करके किस में वियोजित होता है, Na++OH- ऐसे टूटेगा। और आप जानते हैं कि जो OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं ना। तो कास्टिक सोडा क्या है बताइए, प्रबल क्षार। लिखिए जरा, कास्टिक सोडा, इसके बारे में बहुत परिचय ले लीजिए। कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार है, एक प्रबल क्षार है जिसका गलनांक 318.4 डिग्री है, जिसका गलनांक 318.4 डिग्री है। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे हमने तो इसे लैब में द्रव अवस्था में देखा है, क्यों बोतल देखा आप लोग, प्रयोगशाला में गए हो कभी? नहीं गए। वहाँ बोतलों में भर करके ऐसा लिक्विड के रूप में रखा रहेगा। सर ये केल्विन होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन नहीं। अब बताइए कितने डिग्री पर ये क्या करता है, गलनांक है इसका, यानी मेल्ट करता है ना। इसका मतलब यह एक क्रिस्टल होगा। क्या होगा? और मैं यहाँ बता दूं, ये तो इसका विलेन बना के लैब में रखा जाता है जो टेस्ट वेस्ट करने के लिए ना। पेपर इंडस्ट्री में, जैसे आप ये कापी में लिख रहे हैं ना, पेपर की सफाई में काम आता है, कई चीज़ों के लिए उपयोगी है ये। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर उद्योग में काम आता है, साबुन बनाने में तो काम ही आता है। ये जब बनता है ऐसे बतासे बतासे जैसे ऐसे छोटे छोटे वाइट मटमैले कलर के ऐसे क्रिस्टल बनते हैं इसके, जैसे बतासा आपने देखा है, है ना। उसी तरह वो एकदम सफ़ेद होता है, ये मटमैला सफ़ेद होता है ना। जब ये बनता है, और इसकी खास बात है कि इसको आप पेपर पे ऐसे रख दीजिए तो तुरंत हवा लगते ही ऐसे सिमट जाएगा, ऐसे चिपचिपा हो जाएगा हवा लगते ही किसी भी मौसम में। इसको एयर टाइट बॉटल में रखते हैं, है ना। और जब इसका विलेन बनाना होता है तुरंत आप देख रहे हैं Na+ और OH में टूट जाएगा, इसीलिए इसे पानी डालते ही मान ये तुरंत उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो कास्टिक सोडा का विलेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलेन बन जाएगा। लेकिन कास्टिक सोडा जब लैब में बनाया जाता है उस समय इसको क्रिस्टल की अवस्था में तैयार किया जाता है ना। और यह एक प्रस्वेद्य पदार्थ है। ये नई चीज़ सुनेंगे आप, ये भी IRT पार्टिकुलर के पूछता है, प्रस्वेद्य क्या होता है ना। उत्फुल्ल क्या होता है, आर्द्रताग्राही क्या है ना। जैसे जो वायुमंडल से नमी को सोख लेते हैं उन्हें आर्द्रताग्राही कहते हैं। जैसे आपका नमक ले लीजिए आप, अब बताइए बरसात वाले मौसम में खुला छोड़ दीजिए, देखिए सहला कहते हैं, नमक सहला गया ना, यानी नमी को खींचता है। कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, इसे गीले एटमॉस्फेयर में खोल दीजिए, ये जो है इसमें पानी को सोख करके गीला हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो ऐसे पदार्थ जो वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर संतृप्त विलयन बना ले, यानी अपने आप किसी भी मौसम में आप खोल दीजिए, ये हवा के साथ सिमट करके ऐसे पूरे ऐसे कागज को गीला कर देंगे, बहुत ज़्यादा आर्द्रताग्राही है, समझिए, है ना। किसी भी मौसम में नमी को सोख करके ये संतृप्त विलयन बना लेते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब, संतृप्त का मतलब जैसे जिसमें विलेय अधिकतम मात्रा में घुला हो। क्या होता हो? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 500 मिली वाटर लिया, क्या लिया? 500 मिली वाटर लिया ना। इसमें मान लीजिए अधिकतम हम 100 ग्राम चीनी को घोल सकते हैं। अच्छा बताइए, क्या 500 मिली वाटर लिए क्या 2-4 किलो चीनी घोल सकते हैं क्या? घोलने की एक सीमा होगी ना इसकी सलूशन की। मान लीजिए इसकी सीमा 100 ग्राम तक घोलने की है ना, और 100 ग्राम चीनी घुल चुकी है,
तब विलयन हो गया संतृप्त विलयन। कैसे विलयन हो गया? संतृप्त माने जिसका पेट भर चुका है, अब इसको और घुलने की पावर अब इसमें नहीं रह गई, ऐसा विलयन क्या हो गया? इसका मतलब विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुल गया है, अधिकतम मात्रा में ना। अच्छा मान लीजिए 99 ग्राम तक भी अगर चीनी घुली हो तो विलयन तो कहलाएगा असंतृप्त। क्या कहलाएगा? क्योंकि उसकी घोलने की क्षमता कितनी है? 100 ग्राम। 1 ग्राम भी कम है तो विलयन हमारा क्या हो गया? असंतृप्त। लेकिन देखिए 2 टर्म और यूज किए जाते हैं, सांद्र विलयन और तनु लिखा रहता है, किताबों में पढ़ा होगा तनु ना, जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हो, 50% से समझ लो अगर कम घुला है तब विलयन हो जाता है तनु, 50% से ज्यादा घुला हो विलयन हो जाता है सांद्र। सांद्र माने गाढ़ा, तनु माने हल्का, है ना। लेकिन संतृप्त और असंतृप्त दोनों अलग चीजें हैं। असंतृप्त विलयन सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। भाई 1 ग्राम घुला तो भी असंतृप्त विलयन, 99 ग्राम घुला तो भी असंतृप्त विलयन। संतृप्त तो तब बनेगा जब 100 का 100 ग्राम घुल जाएगा। राइट, बात समझ आ रही है? संतृप्त विलयन इसका मतलब ये जब ये कास्टिक सोडा है, जब ये हवा में खोल देते हैं इसको तो ये अपने आप संतृप्त विलयन बना लेता है, यानी अधिकतम मात्रा घुल जाती है उसकी, अब विलयन चिपचिपा हो जाता है ना। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रस्वेद्य पदार्थ। कैसे पदार्थ? सेकंड लाइन लिखिए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा एक प्रस्वेद्य पदार्थ है। कास्टिक सोडा एक प्रस्वेद्य पदार्थ है। यह वायु से नमी लेकर, यह वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेता है। वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेता है। वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन का मतलब समझ गए? अधिकतम मात्रा में घुला, जितना घुल सकता है ना, संतृप्त विलयन बना लेता है। इसीलिए इसे प्रस्वेद्य पदार्थ भी कहा जाता है। इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। साबुन के समान चिकना होता है। इसीलिए इसे दाहक सोडा, इसीलिए इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्योंकि इसमें संक्षारक गुण होता है। संक्षारक गुण होता है। यानी हाथ पर अगर शुद्ध ले ले तो हाथ पे फफोले डाल देने की क्षमता रखता है ना। जैसे आपने सुना हो तेजाब, है ना, तेजाब स्किन को क्या करता है? जला देता है। दाहक का मतलब होता है, कभी कभी शुद्ध नाम दे दिया जाता है, पूछा जाए निम्नलिखित में दाहक सोडा है। आप खूब सुने हैं कि कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, है ना। इसी कास्टिक सोडा का नाम दे दिया दाहक सोडा, है ना। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखवा दी। इसका नाम कि दाहक सोडा है जो जलाने वाला, अगर इसमें इतनी उष्मा निकलती है जो घोलता है, ये अगर आपके हाथ पे पड़ जाए शुद्ध रूप में तो आपको फुटका पड़ा दे, यानी आपकी स्किन पर फफोले डाल दे, है ना। तो जलाने, स्किन को जलाने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम एक क्या है और दाहक सोडा है। कास्टिक माने कपड़ों से मैल छांटने का काम करता है, साबुन बनाने का अवयव है, इसीलिए इसका एक नाम और क्या है? कास्टिक सोडा, है ना। कनौरिया केमिकल सोनभद्र में है, वहाँ पे कास्टिक सोडा बनाने की ये बहुत बड़ी कंपनी है, टैंकरों में भर के ले जाया जाता है।
वहाँ भी समय समय पे केमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ कास्टिक सोडा कैसे बनाओगे आप, उसकी रिएक्शन क्या है। अगर ये सब जानते रहेंगे, बीएससी उसी किए रहेंगे, कभी मौका मिल सकता है आपको इंटरव्यू देने का एज ए केमिस्ट, है ना। तो अब देखिए बनाने की विधियाँ हेडिंग कर लीजिए, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। और पहली विधि है नेल्सन मेथड। नेल्सन विधि। नेल्सन विधि यह कास्टिक सोडा बनाने की पहली विधि है। इस विधि में एक ऐसे सेल का प्रयोग करते हैं, जो यू के आकार का होता है, जिसमें स्टील की छिद्रित जाली का प्रयोग किया जाता है। स्टील की जाली कैथोड का कार्य करती है। स्टील की जाली कैथोड का कार्य करती है और ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती हैं। इस सेल में ब्राइन का जलीय विलयन अब पूछा जाता है ब्राइन क्या है। सांद्र NaCl का विलयन, सोडियम क्लोराइड का सांद्र गाढ़ा विलयन, उसे ब्राइन कहते हैं। ब्राइन का जलीय विलयन, ब्रैकेट लिखिएगा, सांद्र NaCl का विलयन। डालकर कैथोड और एनोड के मध्य इस जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तथा बीच के कक्ष में
तथा बीच के कक्ष में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्रिया करके कास्टिक सोडा का विलयन बना लेते हैं। कास्टिक सोडा का विलयन बना लेते हैं। जिसे सेल से बाहर निकालकर शुद्ध कर लेते हैं। जिसे सेल से बाहर निकालकर शुद्ध कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें गैसें पूछी जाती है। सेल में कैथोड और एनोड से कौन सी गैसें निकलती है। ऐसे यू आकार का ऐसे एक सेल है और ये जो यहाँ पे ये जाली है, स्टील की जाली होती है यहाँ, और इसमें छेद होता है और इसमें क्या भर देते हैं, सांद्र यानी Cl का विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, और यहाँ कैथोड एनोड लगा करके अब यहाँ पे जो स्टील की जाली है ये किसका काम करती है बताइए, कैथोड का ना। और ग्रेफाइट की राड यहाँ ऐसे लटकाई रहती है, ये किसका काम करती है, एनोड का ना। अच्छा, आपको पता है कोई भी जो विद्युत अपघट्य सेल होता है, एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है ना। देखिए कितना सरल सस्ता मेथड है, केवल नमक और पानी का उपयोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं कास्टिक सोडा। अच्छा, नमक सस्ता मटेरियल है कि नहीं है। आज बाजार में किलो 18-20 रुपये मिल जा रहा है। पहले तो 1-2 रुपये किलो मिलता करता था वो वाला ढोका वाला, है ना, तो बहुत सस्ता। अब देखिए क्या किया, अब नमक का जलीय विलयन माने नमक को जल में घोला गया है ना। नमक के सांद्र जलीय विलयन को एक नाम हमने लिया, क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर कहते हैं ब्राइन क्या है, यानी गाढ़े नमक का घोल है। साधारण बात करें तो ना, नमक का गाढ़ा विलयन है ना, जिसे हम क्या कह दिया, ब्राइन। अब आप समझ रहे, जब विद्युत अपघटन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके इसको तोड़ा जा रहा है ना। अच्छा, तोड़ा जा रहा है यानी Cl कैसे टूटता है आपको ये पता है ना। अच्छा, पानी भी कैसे टूटता है, H+ OH- ये भी पता है। हमको जरूरत किसको है, इसको और इसको ले लेने की, तभी तो बनाया गया नहीं OH, क्यों। और हमको नहीं चाहिए क्लोरीन और नहीं चाहिए हाइड्रोजन, इनको सेल से बाहर करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये नहीं रह जाएंगे, तभी तो हमारा कास्टिक सोडा बनेगा, है ना। अच्छा, ये तो एक अणुओं की बात है। सेल में तेरे Cl के भाई आप विलयन पूरा डाल रहे हो, 10 लीटर 50 लीटर न जाने कितना लीटर, जितना बड़ा सेल होगा उसके हिसाब से कैपेसिटी होगी उसकी, है ना। तो उसमें तो पता नहीं कितने अणु होंगे, है कि नहीं। तो अब देखिए आप, फिर क्या होता है, ऐसे विद्युत अपघटन होता है। 2H+, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, अच्छा बताइए, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तभी तो प्लस बन रहा है ना। इलेक्ट्रॉन तो रहेगा उसी सॉल्यूशन में ही ना। जो हाइड्रोजन आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये देखिए हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो गई। कहाँ परिवर्तित हो गई, आपने ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर पढ़ा है, ऑक्सीकरण अपचयन ना, उसमें आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण ना। जैसे सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सोडियम का क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागा करते हैं उनका होता है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे बताइए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन माइनस हो रहा है, ये कौन सी क्रिया है, अपचयन। कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण में आवेश में वृद्धि होती है और अपचयन में आवेश में कमी होती है। ये देखिए 0 आवेश से -1 हो गया, ये देखिए 0 आवेश से +1 हो गया, इसका चार्ज बढ़ गया, इसका चार्ज घट गया। अपचयन में चार्ज घटता है और ऑक्सीकरण में चार्ज बढ़ता है। अब यहाँ जरा पहचानी कौन क्रिया हो रही है, 2+ चार्ज था घट के 0 हो गया, जब 0 से जुड़ गया तो चार्ज 0 हो गया ना। कोई भी तत्व देखिए
कोई भी तत्व यदि स्वयं से जुड़ा हुआ होता है तब उसका चार्ज क्या माना जाता है? 0, है ना। जैसे क्लोरीन गैस है तो इसका चार्ज क्या है? 0 है। भाई किसी के रिस्पेक्ट में चार्ज नहीं है, दोनों का सेम होगा ना, इसीलिए न्यूट्रल कर देता है चार्ज। लेकिन जब HCl जैसे लिखा होता है तब आप कहते हैं यार अब देखें कौन ज़्यादा धनी है कौन ज़्यादा ऋणी। तो हाइड्रोजन में कहते हैं ये प्लस है और ये क्या कहते हैं? माइनस। विद्युत आपने आवर्त पढ़ा होगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणी कैरेक्टर बढ़ता है, अब विद्युत धनी कैरेक्टर घटता है। तो क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव होगा ना। तो अब यहाँ चार्ज की बात करते हैं जब अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं ना। स्वयं से कोई परमाणु जुड़ा है तो चार्ज उसका क्या माना जाता है? 0, है ना। अच्छा बताइए, अब यहाँ 2 + 4 से यहाँ क्या हो गया? 0। आवेश घटा की बढ़ा घटा, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो रही है सेल में? अपचयन। क्या हो रहा है बताइए? और अपचयन हमेशा जान लीजिए विद्युत अपघटनीय सेल हो तो एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। मेडिकल में पूछा गया था नेल्सन सेल में हाइड्रोजन किस ध्रुव पर प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस किस ध्रुव से निकलेगी? कहाँ से? कैथोड से। कहाँ निकलेगी? क्योंकि अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? कैथोड पर ना। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कैथोड पर, एनोड पर, सेल के बीच में कुछ भी लिखा रहेगा, है ना। इसका मतलब 2 ध्रुव होते हैं ना, एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। अच्छा बताइए, ये धन आयन है तो किधर की ओर चलेगा? ऋण की ओर। किधर चलेगा? ये देखिए इसका जो पानी के जो हाइड्रोजन इससे निकल रहा था, ऐसे 2 के अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। सब हाइड्रोजन जुड़ कर हाइड्रोजन गैस के रूप में सेल से बाहर, भाई गैस है, गैस तो बाहर नहीं जाएगी, है ना। गैस सेल से बाहर निकास मार्ग बना देंगे एक। अब देखिए कितना यूजफुल मेथड है कि आप एक तरफ कास्टिक सोडा तो बना ही रहे हो, एक तरफ हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर रहे हो। हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन माना जाता है, समझिए, है ना। जब ये ईंधन खत्म हो जाएंगे, परमाणु बम, नाभिक बम, ये नाम सुनते होंगे आप लोग ना, परमाणु बम, है ना, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन एक बिना प्रदूषण युक्त ईंधन है। अगर आप मोटर गाड़ियों में अगर इसका प्रचलन हो जाए, अभी धीरे धीरे टेस्टिंग के दौर पे है ना, इतना इसकी अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है अभी ज़्यादा, है ना। नहीं तो इंजनों में ये गैस स्वचालित इंजन हो जाए, जैसे आपने सुना होगा CNG चल रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ना। तो पता चला गाड़ियों के इंजन में हाइड्रोजन गैस भर दी जाए, बहुत ज़्यादा पावर चलेगा, आप प्रदूषण ना के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक तो उपयोगी हाइड्रोजन गैस मिला। अब देखिए एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है? कैथोड एनोड 2 ध्रुव लगाया है सेल में हमने, और इसके जो क्लोराइड आयन है 2Cl- चेंज टू Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके, ये देखिए माइनस चार्ज है, यहाँ 0 हो गया। माइनस से 0 बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अरे भाई संख्या रेखा में 0 यहाँ होता है, माइनस इधर होते हैं, ये माइनस 0 हो रहा है तो चार्ज का मतलब बढ़ रहा है। चार्ज का बढ़ना कौन सी क्रिया है बताओ? ऑक्सीकरण है ना। और हमने कहा सेल में ऑक्सीकरण सदैव कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। कहाँ होता है? इसका मतलब एनोड से निकली क्लोरीन गैस ना, और कैथोड से निकली हाइड्रोजन गैस। और देखिए अब बचा क्या सेल में? ये दोनों तो निकल गई, क्या सेल में बचा? मान लीजिए 2Na+ और 2OH-। भाई यहाँ 2 पानी का हाइड्रोजन ले रहे हो ना, तो जब ये टूटेगा तो 2 OH भी तो बनाएगा। 2 NaCl लोगे तो 2 Na बनेगा, 2 Cl बनेगा, तो 2 Na और 2 OH मिल करके क्या बना लिया? TwiClAOH। ये देखिए बीच के सेल में बन गया कास्टिक सोडा, जिसे सेल से बाहर हमने निकाल लिया। अच्छा इसमें अशुद्धि किसकी रह सकती है? ज़्यादा नमक की या पानी की? किसकी शुद्धि रहेगी? इसे बाद में जब निकाल लेते हैं इसको एल्कोहल से साफ कर लेते हैं। तो जब थोड़ा सा एल्कोहल डालते हैं इसमें तो जो नमक होता है इसमें NaCl, एल्कोहल में नमक नहीं घुलता, एल्कोहल में नमक नहीं घुलता, तो तुरंत नीचे बैठ जाता है। इसे छान करके अलग कर लेते हैं और एल्कोहल को कर लेते हैं वाष्पित।
जैसे भाई शराब है, पेट्रोल है, ये सब जल्दी उड़ जाते हैं ना, है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो जल्दी उड़ जाएंगे, तो हमको शुद्ध कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा, है ना। जो हमारा मेन टारगेट था कि हमको शुद्ध कास्टिक सोडा कैसे मिले, इस विधि को बताइए। इसमें बस केवल बिजली का खर्च है, समझिए, है ना। और सीधा क्या डाल रहे हैं, नमक और पानी मिला रहे हैं और बना रहे हैं नमक और पानी से कास्टिक सोडा बना रहे हैं। और इस विधि का नाम क्या है, नेल्सन विधि। कौन सी विधि है, तो इसका मेन ये जाने रहिएगा, इसका कैथोड किसका बना होता है, स्टील की जाली होती है ना। और एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। किसका बना होता है, नेल्सन सेल में ग्रेफाइट किस ये एनोड किस धातु का बना होता है, ग्रेफाइट का। कैथोड किसका बना होता है, स्टील की जाली का, है ना। अच्छा, अब ये सब जब हट जाते हैं तो बीच के कच्चे में ये सब टूट टाट के निकल गए। यहाँ से मान लो क्लोरीन निकल रही है, कैथोड इधर बनाते हैं, हाइड्रोजन निकल रही है और ये छिद्रित है, देखिए छिद्रित है। ऐसे बीच के कच्चे में आ जाता है कास्टिक सोडा। हिला देते हैं सेल को तो सिर्फ सेल में जो बचता है और यहाँ से नीचे से निकास मार्ग बनाए रहते हैं और उसको दूसरे पात्र में इकट्ठा करते रहते हैं, है ना, और बड़े मात्रा में बना लेते हैं। इससे भी एक बेस्ट मेथड है, अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले ये वाला रिएक्शन पूरी नोट कर लीजिए, ये नेल्सन सेल की रिएक्शन आपको भी पता है। अच्छा, अब आ जाए प्रयोग साथ। हाँ बेटा, ये वाला ठीक है ना, बनाइए, मैंने लिखवा दिया है, लिखे हैं ना ग्रेफाइट का नोट लिखा है ना, बस ठीक है, रिएक्शन बना लीजिए। अब जैसे आ जाए, जब आप वाले में तो पूछेगा तो 2 नंबर 3 नंबर पूछेगा कि कास्टिक सोडा बनाने की एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, है ना, फिर आता है ना, या तो रिएक्शन पूछेगा तो आप ये लिख करके ऐसा सेल लेते हैं, स्टील की जाली का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का एनोड लगाते हैं और नमक भरते हैं, नमक का गाढ़ा विलयन, है ना, जिसमें इस क्रिया द्वारा टूटकर कैथोड से हाइड्रोजन गैस, एनोड से क्लोरीन गैस और बीच के कच्चे में बन जाता है कास्टिक सोडा। क्या है, ब्राइन, नमक का शांत विलयन ना। अगर शांत नहीं होगा तो इसे ब्राइन नहीं कहेंगे, है ना। नमक के शांत विलयन को ब्राइन है ना। इस विधि में नमक का शांत विलयन प्रयोग किया गया। स्टील की जाली कैथोड के रूप में, आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है, स्टील की जाली कैथोड, ग्रेफाइट का एनोड, है ना, और सेल में भरा गया नमक का जली विलयन। कैथोड से निकली हाइड्रोजन, एनोड से निकली क्लोरीन और बीच के कक्ष में आ गया कास्टिक सोडा। बाद में निकाल करके एल्कोहल द्वारा शुद्ध कर लिया गया, क्योंकि नमक एल्कोहल में नहीं घुलता। जब आप घोलने का प्रयास करेंगे नमक नीचे बैठ जाएगा, ऊपर रह जाएगा कास्टिक सोडा। छान लेंगे, अलग हो गया, है ना। अब दूसरा सबसे बेस्ट मेथड जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, उसका नाम है कास्टनर और केलनर मेथड। कास्टनर और केलनर विधि। कास्टनर और केलनर विधि
यह कास्टिक सोडा बनाने की व्यापारिक विधि है। व्यापारिक विधि है। इस विधि में तीन कक्ष होते हैं। तीन कक्ष होते हैं। दाएं और बाएं कक्षों में सांद्र सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं। इन कक्षों में ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का और अमलगम की परत कैथोड का कार्य करती है। एमलगम की परत कैथोड का कार्य करती है। बीच के कक्ष में पानी भरा होता है जिसमें आयरन धातु की छड़ें कैथोड का कार्य करती हैं और एमलगम की परत एनोड का कार्य करती है। एनोड का कार्य करती है। सेल के एक ओर विकेंद्रीकृत पहिया लगा होता है। विकेंद्रीकृत पहिया लगा होता है। जब दाएं और बाएं कक्षों में ब्राइन का पेड़ डाला जाता है तो सोडियम मरकरी में घुल जाता है। और सोडियम अमलगम बना लेता है। सोडियम अमलगम बना लेता है और क्लोरीन गैस
दाएं और बाएं कक्षों से निकल जाती है, दाएं और बाएं कक्षों से निकल जाती है। अब सेल में लगे हत्थे की सहायता से सेल में लगे हत्थे की सहायता से सोडियम एमलगम को बीच के कक्ष में ले आया जाता है। सोडियम एमलगम को बीच के कक्ष में ले आया जाता है। जहां पारा नीचे बैठ जाता है, पारा नीचे बैठ जाता है और सोडियम जल के हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कास्टिक सोडा बना देती है। कास्टिक सोडा बना लेती है और आयरन की छड़ें जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और कास्टिक सोडा का निर्माण हो जाता है। विस्थापित कर देती हैं और विस्थापित हटा देती है, विस्थापित कर देती हैं और कास्टिक सोडा का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को समझ लीजिएगा, याद करने की कोशिश कम किया करते हैं। एक 3 चैम्बर का, आप चाहे बुक से देख के बना लीजिएगा अच्छे से। मैं बता रहा हूँ 3 कक्ष होते हैं इसमें। नेल्सन सेल में केवल एक ही चैम्बर था, उसी में हो रहा था ना। यहाँ दाएं और बाएं कक्षों में ब्राइन का विलयन भरा गया। किसका विलयन भरा गया? वही नमक ले रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ बीच के चैम्बर में भरा गया है पानी। क्या भरा गया है? पानी। और यहाँ देखिए, यहाँ ये ग्रेफाइट की राड लटकाई है और ग्रेफाइट राड किसका काम करती है? एनोड का। किसका काम करती है? ये यहाँ पे दोनों ग्रेफाइट राड लटका दी गई, एनोड का काम कर रही है। यहाँ पर बीच वाले कक्ष में आयरन धातु की राड, लोहे की राड लटका दी जाती है। किसकी राड लटका दी जाती है? लोहे की। अच्छा बताइए, आपको पता है लोहा, हाई स्कूल में थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है, जिसमें ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को हटा देती है। धातुओं का विस्थापन यदि आपने पढ़ा हो, जैसे जो धातु ऊपर होती है, लिथियम, पोटेशियम ना, ये सब सक्रिय धातुएं हैं। अगर इनकी क्रिया की जाए तो ये पानी से हाइड्रोजन को क्या कर सकती है? अलग। तो आयरन जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। अभी इंटर में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, विद्युत रसायन है ना, उसमें भी फिर से डिटेल पढ़ा जाएगा। जो धातुएं ऊपर है हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हैं, तो जल से हाइड्रोजन को क्या कर देती है? यहाँ से आयरन धातु हटा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन तैर रहा है 2H+ ग्रुप। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? बीच वाले कक्ष में ना। अब देखिए 2H+ देखिए इलेक्ट्रॉन लेकर के ये देखिए हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ सेल के बाहर निकलने लगा। बीच वाले कक्ष से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। बच क्या रहा है इस कक्ष में? OH-, पानी को OH- बच रहा है ना। अब हमको दाहिने और बाएं कक्षों से किसकी जरूरत है? सोडियम आयन की। किसकी जरूरत है? यहाँ देखिए, जो काली काली नीचे परत मोटी सी एक लेयर लेते हैं, मरकरी की लेते हैं। पारा आप जानते हैं भारी धातु होती है, पारा है ना। पारा का नाम सुना है ना, जो थर्मामीटर ऊपर चढ़ता है।
बुखार नापते समय ना। तो मरकरी की यहाँ कैथोड बनाते हैं ग्रेफाइट एनोड का। जैसे ही ब्राइन डालते हैं तो सोडियम पारे को लेके चिपक करके भारी होने के कारण टैंक के नीचे तली में ऐसे चिपचिपे मटेरियल के रूप में नीचे बैठ जाता है। अब क्लोराइड आयन ऐसे ऊपर तैरने लगता है। क्या तैरने लगता है? नमक का क्लोराइड के ऊपर है और सोडियम ये वाले पारे को लेकर के नीचे बैठ गया, साबुन की तरह, चिकने घोल की तरह। ठीक है, अब बताइए यहाँ से देखिए दाएं और बाएं कक्षे में क्लोराइड मिल रहा है इसका, है ना। क्लोराइड देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहाँ पर होता है? एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर होता है। ये देखो क्लोरीन गैस निकल गई एनोड से। कौन सी गैस निकल रही है? यानी इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर से क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकल गई। हमको इनकी जरूरत। बीच वाले कक्ष से निकली कौन? हाइड्रोजन। दाएं बाएं से क्या निकल रही है? क्लोरीन। अब देखिए यहाँ जैसे आप कभी कभी कूड़ा गाड़ी उठाने वाले देखिए ऐसे ठंडाते हुए ले जाते हैं ना, जो कूड़ा उड़ा उठाने वाले होते हैं ना, ऐसे देखा, ऐसे उत्तोलक की तरफ, मशीन तरफ ऐसे उठा के ढंग में पहिया लगा होता है, उठाते हुए चलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ मटका लगा होता है इस तरह। और नीचे हमने लिखा विकेंद्रीकृत पहिया। विकेंद्रीकृत का मतलब जो चारों तरफ से घूम सकती है, चाहे ऐसे ऐसे हिला झंझोरे, चाहे ऐसे हिला दें, चाहे ऐसे कर दें, है ना। तो ऐसे जब उठा के पहिया ऐसे किया जाता है, ये जो दोनों कक्षों में एमलगम है, ऊपर थोड़ा सा छेद होता है इस चैम्बर में, तो सीधे एमलगम आ जाता है यहाँ देखिए। और यहाँ तुरंत सोडियम को मिलता है। क्या मिलता है? OH- आयन। यही तो बचा था ना। अब मरकरी भारी होने के कारण यहाँ नीचे क्या हो गया? बैठ गया। और Na+ और OH- दोनों जुड़ करके यही बीच वाले चैम्बर में बना लिया कास्टिक सोडा, है ना। ये ज़्यादा व्यापारिक विधि है, लार्ज स्केल पर इससे बनाते हैं, है ना। और देखिए पूरे सेल के रिएक्शन की जान ये है। ये देखिए नमक टूटा, फिर वैसे क्लोरीन गैस निकल गई एनोड से दाएं और बाएं कक्ष में ना। ये देखिए एमलगम से जुड़कर सोडियम एमलगम बना लिया, NaHG का गाढ़ा चिपचिपा विलेन बना करके नीचे बैठ गया। फिर हिला करके हमको कहाँ ले आए? बीच में इसको मिला कौन? हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखिए Na+ और OH- चिपक गए, बन गया 2Na, राइट ना। यहाँ बीच वाले चैम्बर में बन गया। और हाइड्रोजन गैस इसी वाले चैम्बर से ये टूटी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड से निकल गई, है ना। और ये पूरा प्रोसेस कहलाया कास्टनर और केल्नर की विधि। और ये उससे बेस्ट विधि मानी जाती है ना। ज़्यादा मात्रा में कास्टिक सोडा अगर बनाना हो इस विधि का प्रयोग करिए। ये रिएक्शन उतारी जरा इसकी। हाँ हो, हाँ हाँ वैष्णवी, हाँ 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 समझ रहे हैं। ICT हाँ, IIT लखनऊ, हाँ हाँ देखो गवर्नमेंट के सेक्टर के लिए तो सिविल बेस्ट है, ठीक है। हाँ, और बाकी कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट फील्ड में तुमको जाना है, जैसे विदेश देश में काम करना है, कंप्यूटर साइंस में गूगल सर्च इंजन में जाना है, इस तरह का दिमाग काम करता है तो आप फिर ले लो। लेकिन वो जो NIT कॉलेज है पटना वाले, उससे बेस्ट IET नहीं है, ये जानो, है ना। वो सेमी गवर्नमेंट टाइप का है हाँ। तो मोतीलाल जैसा या उसके NIT के जैसा टक्कर का नहीं है, वहाँ से कई बच्चे किए हैं मैं जानता हूँ, ठीक। हाँ, तो कन्फ्यूजन न रखो, NIT पटना ले लो सिर्फ, हाँ। ऐसे क्यों बैठे रहो? उसमें तो आर्किटेक्चर कर लो, तमाम चीज़ें हैं, उसको कर लो। अब कंप्यूटर में क्या करो? कंप्यूटर तो वैसे PGDC कर लो, तो अगर कंप्यूटर में काम करना तो वैसे ही कर सकते हो। उठा लिया बेटा? चलिए कल इसकी जो है रिएक्शन बताया है ना, कास्टिक सोडा के रिएक्शन कल चलेगी, ठीक है। ये जरा ऑफ कर दो बेटे। हाँ हाँ